अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और प्रोग्राम के शुरू में ही एक वजाहत करनी ज़रूरी है, बल्कि करेक्शन। कल वाला जो प्रोग्राम पंजाबी था हुंगारा, उसके अंदर बरसबील तज़किरा ज़िक्र हुआ था कि ज़िंदा मज़ाहिब की एक कॉन्फ्रेंस पिछली सदी में टाउन हॉल लाहौर में जो ऑर्गेनाइज़ करवाई गई थी, उसकी बात होते होते तो जो सवामी साहब थे उनका नाम मैं गलत ले गया था। वो स्वामी दयानंद की नहीं, बल्कि स्वामी शोगन चंद उनका नाम था। ये हवाला मैंने चेक भी किया और एक दोस्त ने गालबन ऑस्ट्रेलिया से हमें वो भेज भी दिया। तो इस दुरुस्ती को करते हुए और इसका नोटिस लेते हुए, बल्कि इसको बयान करते हुए, मुझे साथ ये भी ख्याल आ रहा था कि ऐसे जो सुनने वाले हैं वो भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जो इतनी बारीकी से सुन रहे हैं कि एक लफ्ज़ या एक नाम का भी कहीं कोई फ़र्क आ जाता है तो विद इन 1 or 2 आवर्स, मतलब चीज़ अपलोड करने के थोड़ी ही देर के बाद कहीं ना कहीं से उसका वो आ जाता है। ये भी अल्लाह ताला के ख़ास एहसानों में से एक एहसान है। यूसुफ़ी साहब एक दफ़ा आगा ख़ान यूनिवर्सिटी की एक बल्कि आगा ख़ान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों की एक गैदरिंग में अपना कोई खुतबा सदारत या उनके साथ शाम मनाई जा रही होगी, तो उसमें बात कर रहे थे। तो मुझे वो फ़ारसी का शेर लिख के लाना तो भूल गया जिसका उन्होंने ज़िक्र किया, लेकिन उसका एक मिसरा बहरहाल मुझे याद रह गया। कहानी वो ये बता रहे थे कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इंफोटेनमेंट और इंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और चीज़ें चल रही होती हैं, कहते हैं उनके जो देखने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनको लाइक करने और उनके उसमें हिसार में रहने वाले जो हैं, उनकी तादाद तो मिलियंस में होगी। और अपना वो कहते हैं कि मेरी जो किताबें हैं उसका जो बड़ा एडिशन 2000 वाला है वो भी बमुश्किल एक साल में फ़रोख्त होता है। यानी लोग उसको 2000 किताबें साल भर में भी नहीं ख़रीदते होंगे शायद, या ख़रीद लेते हैं तो बड़ी बात है। तो वो कहते हैं कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरी जो बात की पहुंच है या उसकी जो ज़ाहिरी रिकग्निशन है, उसका दुनिया में जो इस वक्त इंटरटेनमेंट की और पसंदीदगी के जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं उनकी रूह से और उनके मुताबिक इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने एक बात और कही कि लेकिन वो जो 2000 के करीब लोग मुझे सुनते हैं या देखते हैं, उनको जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरा कारी कहाँ मौजूद है। मुझे पता है कि मुझे सुनने वाला जो है वो किस तरह सुन रहा है और देख रहा है। और उस हवाले से फिर उन्होंने ये तशरीह करके तो फिर आखिर पे कहा हाँ, पहले जब वो उसका मफ़हूम बयान कर रहे थे तो कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ कि जो हर किसी के सामने रक़्स शुरू कर दे, बल्कि मैं तो अपने यार के लिए करूँगा और उसके सामने करूँगा। तो उसी के ऊपर फिर उन्होंने वो फ़ारसी के क्लासिक्स में से किसी का वो शेर सुनाया और फिर वो मिसरा मुझे बहरहाल शुक्र है कि ज़हन में रह गया है कि वो कहते हैं कि बरुए यार मी रक़्सम बराए यार मी रक़्सम, कि मैं अपने उसके सामने, अपने यार के सामने ही रक़्स करूँगा और अपने यार की खातिर ही करूँगा। बात यह है कि अगर चंद लोग भी हों ना जिनकी जो बात आप जो कर रहे हैं वो उस फ्रीक्वेंसी पे जाके उसको सुनना और समझना और उसको रिस्पॉन्ड करना अफोर्ड कर लें, तो वो भी बहुत होते हैं। क्योंकि हुजूम के बारे में मैंने एक दफ़ा इस्लामाबाद में अपने एक दोस्त को बताया कि गालबन 93 के 93 वाला जो इलेक्शन था उन दिनों की बात है, तो लाहौर में हम एक दोस्त के पास मेहमान ठहरे हुए थे और ऐसे वक्त में मेहमान थे कि जिस दिन वो इलेक्शन की जो रात होती है जिसके बाद फिर कैंपेन बंद हो जाती है और बस उस दिन आखिरी होता है, तो वो वैगने और स्कूटर और पता नहीं किस किस के ऊपर लगे हुए हैं
झंडे भी और तराने भी और वो सारा। तो वो सोने भी नहीं दे रहे थे। जाहिर है वो इतना मतलब ऐसे ऐसे वो तराने उस वक्त होते हैं और ऐसे ऐसे उसमें वो उसी से उन्होंने सारा जोश क्रिएट करना होता है। तो जब वो वक्त गुजर गया, रात, ज़ाहिर है बिल आखिर उन्होंने 12 बजे के बाद वो कहीं थम गए। तो जिस दोस्त के यहाँ हम ठहरे हुए थे, मैंने उसे कहा कि अब मेरी एक बात ज़हन में रखना कि ये जो इस कैंपेन के जो नारे थे और जो शोर था हुजूम का, 10 साल के बाद मैं पूछूं भी तो तुम्हें इनमें से कोई नारा याद नहीं आएगा। लेकिन एक इसके पैरेलल है विस्परिंग कैंपेन। विस्परिंग कैंपेन वो होती है जो दो आदमियों ने हल्की आवाज़ में, सरगोशी में, बहुत धीमे लहजे में किसी मौजू पे बात की थी। उस पे अगर ज़माने भी बीत जाएं तो वो मिन उन लफ्ज़ों तक में उसी तरह आपके दिमाग में और दिल में रह जाती है, क्योंकि उसकी उम्र लंबी है, उसको अपने मुस्तकबिल में होने का यकीन है। नाराबाजी और हुजूम की जो साइकोलॉजी है उसको घेर घार कर उस पर काठी डालकर अपने रास्ता बनाने वाले वो दरअसल यासीन ते लत रख के और टपना चांदे पार है। ये यासीन का जो है लाइन है, ये बिल्कुल इसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ पाई जाती है कि बाज़ दफ़ा वो कहता है कि वो उनका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो सिर्फ यासीन के ऊपर पाँव रख के उस दरिया या उस खाले या उस गैप से दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे। ये उनका मकसद था। यासीन से तो उनको कोई ताल्लुक़ नहीं था। सॉरी। इसके बाद हालात हाजरा की तरफ आते हैं और क्लासिकल असातिज़ा जिनको शाइस्तगी और उसमें भी कमाल था, उर्दू शायरी में तो ख़ास तौर पर, वो बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है इंसान के साथ ये चीज़ें तो लगी हुई हैं, उसको जुमलेबाजी भी करनी है, उसको इशारा भी करना है, किनायतन भी बात कहनी है और अपनी जो सतह है उससे नीचे भी नहीं आना। तो ये शेर हम सुनते भी आए, पढ़ते भी आए। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है हुकूमत की और हुकूमत के हाशिया बरदारों की और फिर हुकूमत पे बात करने वालों की, उनके नकादों की और उनके मद्दाहों की, वो सारे को अगर हम देखें तो वो 2 साल वो तब्दीली के और इनकलाब ले आने के और पाकिस्तान को नई बुलंदियों की तरफ गामज़न करने का दावा रखने वालों का, इस सारे क्लाइमैक्स को अगर आज देखें जो इस वक्त सूरत हाल है, तो वो यूं बनती है, ना हम समझे न तुम आए कहीं से, न हम समझे न तुम आए कहीं से, पसीना पूछिए अपनी जबीं से। इस वक्त वज़ीर आज़म के दिए गए ज़ोहराने, फिर उसके बाद ये बयान कि हुकूमत और काबीना में कोई दराड़ और कोई इख्तलाफ नहीं है, और इस सारे पे मुस्तज़ाद वजाहत मसूद साहब का आज का कालम कि जिसमें वो इमरान ख़ान की अलविदाई तारीफ़ें और उनको इस्तफ़हामिया मार्जिन्स दे रहे थे कि हाँ, मतलब उसका अगर वैसे तो हमारा इरादा ये है कि हम आजकल में कुछ 1-2 दिन में उनका वो जो ये वाला कालम था ये भी इन मुंतखब जैसे मुख्तलिफ हम दूसरे दोस्तों के, अयाज़ अमीर साहब के या इस तरह की चीज़ों को पेश करते हैं, वसअतुल्लाह खान साहब के, तो ये भी हमने सिलेक्ट तो किया हुआ है कि ये भी हम पेश कर देंगे ताकि तहरीर के साथ ये आवाज़ के तौर पर भी कहीं रह जाए, महफूज हो जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए। और एक वजह ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा लोगों ने उस तरह तहरीर तक रसाई नहीं हुई होती, तो कार में आते जाते या किसी वक्त भी वो सुन लेते हैं, तो वो बात का कोई नोट ज़हन में रह जाता है कि ये बात हुई थी। लेकिन बहरहाल उसमें एंड पे भी उन्होंने यही मार्जिन दिया कि अगर उसको सम अप किया जाए कि पता तो उनको था कि एक गावां गवाचियाँ तो खुरा केड़े पासे जाना, तो वो अब वहाँ पहुँच गए हैं, तो अब चूँकि पहुँच गए हैं तो अब उनको क्या कहा जाए। लेकिन ये तो पंजाबी के मुहावरे में था, उर्दू में ये है कि अब सवाल ये है कि आखिरुल अम्र आह क्या होगा, कुछ तुम्हारे भी ध्यान पड़ती है। अब क्या होगा, अब क्या आगे करना क्या है, क्योंकि जो
जाते जाते की जो इनके इस वक्त हरकतें हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें से एक एपिसोड तो गुज़रते हुए आपने देख लिया। जो पिछले चंद हफ्ते गुज़रे हैं उनमें तो ये था कि एक बिल्कुल तयशुदा जो पिछले 40-45 साल का है ना इनका तरीक़ेकार, कि जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि अब हम नहीं बच रहे, उस वक्त फिर वो अहमदिया इशू और मजहबी कार्ड खेलना और ख़त्म नबूवत और रिसालत और इन चीज़ों के साथ उसका मुख्तलिफ रंग इख्तियार करने, फिर उसके पीछे छुपना, फिर वज़ीरों की आके गवाहियाँ देनी, और उसमें किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि आज तेरी ते कल साडी वारी, तियां दे हो ने नसीब चलिए। तो इनका भी यही है कि उसमें कोई नवाज शरीफ कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई पीपल पार्टी की एक्सेप्शन नहीं है। 73 ऑनवर्ड जितनी हुकूमतें और जितनी रजीम्स हैं उन सारों का ये मसला है कि उन्होंने, अगर वो सियासी और इमरानी मुआहदों वाली जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें हैं, तो उन्होंने जब भी डामाडोल होना है उनका हाथ सीधा अहमदियत के खोंटे पे जाके पड़ना है, बस अब इसको पकड़ो। अब इनके अलावा और कोई बचने की सबील नज़र नहीं आती। खुशकिस्मती कह लें और इनकी मौजूदा अंडरस्टैंडिंग की बदकिस्मती समझ लें कि अब वो तो इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सकेगा कि उसमें जो सेंसिटाइज होने की सतह है वो बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है, वो उस वक़्त तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती। और इसके अलावा इज़्ज़त से जाना, चलता निज़ाम परया मेला छोड़ना, इसकी इनकी ट्रेनिंग कोई नहीं थी। हुकूमतें इधर भी जाती हैं, ये अभी हमारे जर्मनी में एक सेटअप बना, थोड़े दिनों के बाद ही उनको ख्याल आया कि ख्याल क्या मतलब वो जो आदाद शुमार ने ये जाहिर किया कि ये काम नहीं चलेगा। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा बोर्ड देखे थे, वो जो इनके होते हैं सियासतदानों के इलेक्शन के, थोड़े दिनों बाद फिर थे, पूछा ये क्या है अभी मसला क्या, कहते हैं वो नहीं चला तो अब फिर दोबारा ऐसे करने लगे हैं। तो ये तो जो उनके पार्लिमानी सिस्टम के अंदर जो कुछ भी उन्होंने करना होता है उसका पब्लिक के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा होता। वो जैसे अच्छी कार होती है ना, तो उसका शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम ऐसा होता है कि जो ही वो खड्डे में लगना है उसका पहिया, तो वो फिर खड्डे वाला और शॉक वाला और तकलीफ़ उठाने का काम जो है वो शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम और पहिए और व्हील तक है। सवारी तक पहुंचते पहुंचते इतने स्प्रिंग्स और इतने उसके दरमियान शॉक एब्जॉर्बिंग के सिस्टम हैं और ऐसे ऐसे हाइड्रोलिक्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी। तो जिन्होंने आपको इस तरह की लग्जरियस किस्म की ये कारें दी हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक को इस तरह का सियासी निज़ाम भी दिया है कि जब उनकी उठा पटक हो रही हो, जब उनको अपने चांसलर से मसला हो, जब उनको अपने सियासी पार्टियों के आपस में खींचातानी चलनी हो, तो उसका उस मुल्क यानी उस कार के अंदर जो सवारी बैठी हुई है उसकी पसलियाँ हड्डियाँ ना टूटें, वो सुकून से बैठी रहे। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि मामला उलट है, वो ये है कि जब तक तो इनके अपने जूतों में अंगारे नहीं भरते उस वक़्त तक तो फिर भी किसी न किसी तरह काम चल रहा होता है। लेकिन जो ही आग और अंगारे इनके अपने तलवों को छूने लगते हैं, उसी वक्त ये अवामुन्नास को उठा के आगे रखेंगे, कीमतों पे इनका ग्रिप जो है वो लूज़ होगी, जाते जाते जो हैं वो कि अब मतलब कि मरने तो अब लगे ही हैं, अब ये भी संवार लें और ये भी संवार लें। हालांकि संवारा किसी से कभी भी कुछ नहीं गया। सिस्टम इन्होंने डेवलप होने नहीं दिया, सिस्टम इन्होंने डेवलप किया नहीं। और मुझे आज वजाहत मसूद साहब के कालम को पढ़ते हुए एक दिल खुशकुन किस्म की तमानियत भी हुई। वो ये कि जिस दिन इनकी विक्ट्री स्पीच हो रही थी इमरान खान की, तो उस पर लिखा भी मैंने कि वो हमारी बेटी ने हमें कहा पापा आज इमरान खान की विक्ट्री स्पीच सुनी। लेकिन जो उसके बाद जो मैंने कालम लिखा था उस ज़माने में, उसका उन्वान था कि सियासी कामत विक्ट्री स्पीच के बाद तय होता है। क्योंकि मैं आपकी विक्ट्री स्पीच के लॉलीपॉप और उस जो चूसनी आपने उसमें देनी है उसको तो मैंने नहीं कबूल करना। मुझे तो ये देखना है कि आपका कद्दो कामत उसके बाद क्या तय होता है।
जाहिर है वो मेरे ही नहीं, सारे ही देखते गए कि वो कद्दोकामत दिन ब दिन उसका जो ग्राफ है वो डाउनफॉल की तरफ गया। और आखिर पे एक बात अर्ज़ करूँगा कि किसी ने मुझे वहाँ की पार्लियामेंट हाउस की कार्रवाई सुनाई, जिसमें बिलावल, ज़ाहिर है कि वो भी अब अभी तो उसको मौका मिला है कि अब वो बात करे खुल के। तो जब वो उसने बोला है, लोग तो उसको बीबी की विरासत और बेनज़ीर की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा होने के चक्कर में कहाँ से कहाँ पहुँचाएँगे, लेकिन मेरे नज़दीक तो जो बुनियादी जुल्म है पाकिस्तान के ऊपर आईनी तौर पर, वो तो करने वाला ही ये ख़ानदान है, और उसकी सज़ा सारों ने भुगती है। क्योंकि बाद में ज़ियाउल हक ने तो वो सिर्फ सड़कें चौड़ी की थी, रास्ता तो इन्होंने दिया था। और उनके होते हुए उन्होंने जब एक फ़िक्रा बोला कि ये बुज़दिल वज़ीर आज़म है, तो उस वक्त फौरी तौर पर स्पीकर साहब बोले कि मैं इसको इस लफ्ज़ बुज़दिल को एक्सपंज करता हूँ, मैं इसको हज़फ करना, मतलब ज़ाहिर है कि वो वज़ीर आज़म के लिए बोला है। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर आप इसको एक्सपंज कर भी दें तो उससे जो पिछले 2 साल में जो काम किए हैं इमरान खान ने वज़ीर आज़म के तौर पर, और जहाँ जहाँ उसने बैकफुट पे गया है, और जहाँ जहाँ स्टैंड लेने का वक्त था और वो नहीं ले सके, उन प्रैक्टिकल रियलिटीज़ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हामिद मीर जिन दिनों औसाफ के एडिटर हुआ करते थे, तो उस ज़माने में मैंने 94 के करीब की बात है कि मैंने पहला अखबारी कालम लिखा। उसका उन्वान था एडिटर का मुरासला निगार की राय से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। ये लाइन हर अखबार में तकरीबन एडिटोरियल पेज पे छपती है, तो मैंने इस लाइन ही को उन्वान बनाया। और उसकी तफसील में आगे जाके तो एक जगह मैंने ये कहा कि जितने साल यानी जितनी दहाइयाँ एडिटर को मुत्तफ़िक ना हो के उन्हीं हक़ाइक़ को बयान करते हुए गुज़र गई हैं, अगर इसका आधा वक्त भी एडिटर ने आंखों में आंखें डाल के इन हक़ाइक़ को ओन कर लिया होता, तो मुमकिन है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अब स्पीकर के लफ्ज़ हज़फ करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। वो तो जब मौका निकल गया, जब स्टैंड लेने का वक्त था, उस वक्त किसी ने नहीं स्टैंड लिया, बलियां चढ़ाने के तरफ उनकी तवज्जो रही। और अब जाते जाते एक अजीब, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अब बिल्कुल ये वो है ना कि दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। क्यों कि आज मेरे तक ये एक पोस्टर पहुंचा है जो लगा हुआ है, यूनिवर्सल ट्रेडर्स ताजराने अकबरी मंडी। मोटा मोटा लिख रहे हैं 1973 के आइन को अगर तब्दील करने की कोशिश की गई तो चनाब नगर को कादियानियों के खून से सुर्ख कर दिया जाएगा कि दुनिया तैमूर खान को भी भूल जाएगी। चलें, दावे तो आपके पहले दिन से यही हैं। आगे लिखा हुआ है, मैं बग़ैर दलील के कादियानियों को काफिर मानता हूँ, कादियानी वाजिबुल कत्ल हैं। ये पोस्टर अकबरी मंडी के ताजरान यूनिवर्सल ट्रेडर्स वाले वो लिख के कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, और वहाँ वो सिर्फ एक गुंबद खिजरा की तस्वीर लगा दें साथ इस पोस्टर पर, तो इससे उनको लाइसेंस मिल जाएगा कि वो लाखों इंसानों को अनऑफिशियली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, विदाउट लीगल रीजंस और विदाउट देयर द अथेंटिक प्रेरोगेटिव, बगैर किसी अथॉरिटी के, किस हैसियत में उन्होंने ये बात लिखी है। और वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, वहाँ की एजेंसीज, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की हुकूमत और वहाँ ब्यूरोक्रेसी की जो भी शक्ल मौजूद है, उन्होंने इसको देख के जिस बुनियाद पर भी सरफे नज़र किया है, बिल्कुल वही बुनियाद आपकी अपनी ज़ाती सिस्टम के कोलैप्स करने की भी बन सकती है। क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तो आप दोहरा गज रख लें, 2-2 यार्ड स्टिक्स आपने रखी हुई हूँ, तो फिर
जो कुदरत की तरफ से आपके साथ आता है सिलसिला, जो जवाबी सिचुएशंस पैदा होती हैं, उसमें क्या गारंटी है? और यही बात है कि आपने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। आपका आम आदमी उसी एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का आज भी शिकार है, उससे बढ़कर शिकार है, जहाँ से आपने टेकअप किया था। और अब ये धड़े आपकी आंखों में आंखें डालकर वो हेट स्पीच कर रहे हैं। कोरोना और हेट स्पीच वायरस, ये आपके सामने एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही शिद्दत के साथ फैलता चला जा रहा है। एक की वैक्सीन कुदरत की तरफ से नहीं है, एक का इलाज आपने नहीं ढूंढा। अल्लाह ताला इस मुल्क और इसके अवाम को इन दोनों वायरस से, इन दोनों की तबाही से अपने फजल से महफूज रखे। हम तो एक जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो अर्ज़ कर दी हैं। अब किसने क्या खो दिया, किसने क्या पा लिया, शहर वालों सुनो। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।